हेलो हाँ हाँ जी हेलो हेलो स्टूडेंट्स। यस Yes, मैम। ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, ma'am. हाँ जी, कल जो हमने पढ़ाया था पढ़ा आपने जाके घर पे पढ़ा? Yes, ma'am. पता चल गया फोटॉन्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट से। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कुछ हमें नए रिजल्ट दिखाई देते हैं, होता है ऐसा। फिर हम उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं अपनी थ्योरी देके। ऐसा ही कॉम्पटन के साथ हुआ था। कॉम्पटन ने 1921 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उस एक्सपेरिमेंट से उसको कुछ नए रिजल्ट दिखाई दिए। उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर उसने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्पटन ने 1921 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, एक्सरेज को एक लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस के ऊपर फॉल किया। तो वहां से उसको क्या दिखाई दिया, जब एक्सरेज को लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस जैसे कार्बन हो गया, पैराफिन ब्लॉक हो गया, ठीक है, इसके ऊपर उसने एक्सरेज को स्कैटर किया, तो उसको क्या दिखाई दिया, जो स्कैटर्ड फोटोन था उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन के कंपैरिजन में क्या थी, कम थी। ठीक है, फिर उसको एक कुछ नया सा दिखाई दिया अपने एक्सपेरिमेंट में। होना क्या चाहिए था, जब फोटोन को इंसिडेंट किया गया तो जो स्कैटर्ड फोटोन था उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी मिलनी चाहिए थी उसको, लेकिन कितनी क्या मिली, कम मिली उसको। ठीक है, दूसरा क्या ऑब्जर्व किया उसने अपने एक्सपेरिमेंट में, जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द स्कैटरिंग एंगल। जो फोटोन स्कैटर्ड होता है सब एटॉमिक लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस से, उसका जो स्कैटरिंग एंगल था, जिस एंगल से वो स्कैटर होता है, वो क्या था, कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके। ठीक है, सो नया कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट क्या था, कॉम्पटन ने 1921 में क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक्सरे फोटोन को लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस जैसे कार्बन भी ले सकते हैं, और यहाँ पर पैराफिन ब्लॉक लिया था, उसके ऊपर इंसिडेंट किया एक्सरेज फोटोन को। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो आफ्टर स्कैटरिंग जो एटम फोटोन मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस मिली उसको, किसकी तुलना में, इंसिडेंट फोटोन की तुलना में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज मिला उसको। मैम आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? देखो बेटा, इसमें क्या होता है कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट में जब एक्सरेज फोटोन को लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो जो फोटोन है वो स्कैटर हो जाता है उस सब्सटेंस से। तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन। बात सुन में आई? जो फ्रीक्वेंसी में चेंज मिला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, जो फोटोन स्कैटर्ड होता है उसके एंगल के, स्कैटरिंग एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला उसको। तो इस फिनोमिना को उसने क्या बताया, कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, when a high energy x-ray photon is scattered by the electron of the scatterer, then the frequency of the scattered photon is smaller than the frequency of the incident photon. इस फिनोमिना को उसने क्या बताया, कॉम्पटन इफेक्ट। साथ साथ उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी था वो वेरी कर रहा था विद द एंगल बिटवीन द स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट फोटोन। अभी एक्सपेरिमेंट में उसको कुछ नया दिखाई दिया, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आई क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, जब कोई फोटोन, एक्सरेज क्या है, हाई एनर्जी फोटोन है, ठीक है, जब एक्सरेज को
लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वो एक्स रेज क्या करती हैं, अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन है स्कैटर के, उनको क्या कर देती है, प्रोवाइड कर देती है, जिससे क्या होता है, वो ओसिलेट करने लग जाते हैं। सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो ओसिलेट करने लग जाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से जितने उनके ऊपर इंसिडेंट हुई। तो जब ओसिलेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, सेम उन्हीं फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेंगे। ऐसा किसने कहा, क्लासिकल थ्योरी कहती है। ठीक है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, जो फोटोन था उसकी फ्रीक्वेंसी हमें लेस मिली। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या हो गई थी, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। उसके बाद 1923 के अंदर कॉम्पटन ने अपनी थ्योरी दी। उसने क्या कहा, जो एक्सरेज है उनको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये जो कोलिजन होता है ये इस तरीके का दिखाई देता है कि जैसे एक बॉल दूसरी बॉल से कोलिजन करती है। मींस जो ये कोलिजन है ये क्या है, टू पार्टिकल कोलिजन है। तो उसने एक्सरेज को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया। तो यहाँ पर उसने कौन सी थ्योरी यूज की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी रेडिएशन कैसा ट्रीट किया गया है, पार्टिकल की तरह। जो वेव जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, फोटोन से मिलकर बनी हुई है, और हर एक फोटोन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, और उसके कोरस्पॉन्ड उसकी एक एनर्जी होती है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। इसी कॉन्सेप्ट को कॉम्पटन ने यूज किया कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। उसने क्या माना, जो एक्सरेज है वो कंसिस्ट फोटॉन्स को, एंड हर एक फोटोन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, और उसके कोरस्पॉन्ड अनेबल आ रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन अनेबल आ रहा है ना, हर एक फोटोन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, और उसके कोरस्पॉन्ड उसकी एनर्जी हो जाएगी एच म्यू। तो कॉम्पटन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो उसके लिए क्या माना, उसने कुछ हाइपोथेसिस दी एज, हेलो हेलो, यस मैम। Yes, आवाज आ रही है, yes, ma'am. समझ में आ रहा है? मैम आपकी आवाज रिपीट कर कर के आ रही है। मैम कैसे? इको हो रहा है, जिसका भी माइक ऑन है आप ऑफ करवा दो, ये उससे इको हो रही है आवाज। अच्छा, आप सब में से बच्चों जिसका भी माइक ऑन है उसको अनम्यूट कर दो बच्चों। मैम ये रेडमी के नाम से कोई है, उससे हो रही है इको। एक मिनट रुको, रुको ना, एक बार सब बच्चों को अनम्यूट म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ये तो आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों। बच्चों मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, जिसको भी मेरी तो आवाज आनी चाहिए, मेरी तो आवाज आनी चाहिए। हाँ हाँ, आपकी आवाज तो जाएगी। आप सबको म्यूट कर दिया है मैंने, जिसको भी कोई क्वेश्चन हो वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, ठीक है, बाकी कोई नहीं करेगा। ओके, हेलो, यस मैम। ओके, समझ में आया कॉम्पटन थ्योरी क्या कहती है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने कुछ हाइपोथेसिस दी। उसने क्या माना, एज जो एक्सरे फोटोन है वो क्या हाई एनर्जी एक्सरे है, एक्सरे की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और जिस सब्सटेंस के ऊपर हम इनको फॉल करते हैं उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल माना वो कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एक्सरेज है उनकी एनर्जी के कंपैरिजन में क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के अंदर उसको क्या मान सकते हैं, वो क्या है, फ्री है।
जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या था, सरफेस से बाउंड था। और कॉम्पटन इफेक्ट में हम क्या मान रहे हैं, वो क्या है, एक्सरेज क्या है, हाई एनर्जी फोटोन है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या है, हाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि एक्सरेज की एनर्जी कितनी होती है, 7000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज फ्री विद इन द मेटल सरफेस। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस में आ गई आपको। सेकंड जो हाइपोथेसिस थी उसमें क्या माना उसने, जो कोलिजन होता है एक्सरेज का किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, वो क्या था, इलास्टिक कोलिजन था। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जो टोटल एनर्जी और मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन will be equals to the total energy and momentum after the collision. Means energy and momentum will remain conserved within the total process. ठीक है, तो इसी चीज का उसने यूज किया, इन्हीं हाइपोथेसिस का यूज करके उसने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। उसने क्या माना, व्हेन जब हम एक्सरे फोटोन को, जिनकी एनर्जी क्या है h nu और मोमेंटम क्या है h nu अपॉन c, इंसिडेंट करते हैं किसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस के ऊपर, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या फ्री है। तो क्या होती है, ये एक्सरे अपनी कुछ एनर्जी का पार्ट किसको दे देती है, इलेक्ट्रॉन को दे देती है। और वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की टर्म में यूज कर लेता है और मेटल सरफेस से क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात। जिससे क्या हुआ, अब इन्होंने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी तो एनर्जी क्या होगी, इनकी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज हुई तो मींस क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इसलिए जो स्कैटर्ड फोटोन है वो हमें लेस फ्रीक्वेंसी का मिलता है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, वेवलेंथ क्या, फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, लार्जर होगी। तो जो फोटोन है वो लेस फ्रीक्वेंसी और लार्ज वेवलेंथ का मिलता है हमें। क्लियर है। हेलो, Yes, ma'am. ओके। तो इसी चीज को उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन किया कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो कितना आना चाहिए। इसके लिए उसने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया। लेट हम मान लेते हैं जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है h म्यू, और मोमेंटम कितनी हो जाएगी उसकी h म्यू बाय c। जब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या है, रेस्ट है। तो जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इफ m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू m नॉट c स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, v वेलोसिटी से रिकॉइल हो जाता है और उसकी मोमेंटम कितनी हो जाती है mv, और एनर्जी कितनी हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। मैम रिकॉइल का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब उस सरफेस को छोड़ देना, एक वेलोसिटी के साथ वहां से बाहर निकल जाना। ठीक है, ओके मैम। जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एंगल से स्कैटर होता है, थीटा एंगल से। और जो फोटोन है वो लेस एनर्जी का एमिट होगा, वो कितने एंगल से स्कैटर हो जाता है, पाई एंगल से। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को। तो अब जो उसकी एनर्जी होगी स्कैटर्ड फोटोन की वो लेस एनर्जी होगी। तो लेस एनर्जी होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी उसकी, लेस हो जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी हमने मान ली म्यू डैश। तो एनर्जी कितनी होगी उसकी, h म्यू डैश। और मोमेंटम कितनी हो जाएगी, h म्यू डैश बाय c। समझ में आया डायग्राम में क्या हो रहा है। हेलो, यस मैम। ठीक है। तो बिफोर कोलिजन क्या क्या कंडीशन रही हमारे पास, जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो कितनी है h म्यू, और मोमेंटम कितनी है h म्यू बाय c, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, दैट विल बी इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी, वो कितनी है m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली रेस्ट, इनिशियली क्या है बिफोर कोलिजन रेस्ट में है, तो उसकी एनर्जी कितनी, मोमेंटम कितनी हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन क्या कंडीशन
कंडीशन रहती है, जो फोटोन है वो लेस एनर्जी से स्कैटर्ड हो जाता है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, h म्यू डैश। मोमेंटम कितनी हो जाएगी, h म्यू डैश बाय c। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, मास इनटू वेलोसिटी, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, पहले कितनी एनर्जी है, m नॉट c स्क्वायर, जो क्या है उसकी रेस्ट मास एनर्जी। जब फोटोन उससे कोलाइड करता है तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। तो उसके पास दो एनर्जी हुई, एक तो जो उसकी खुद की रेस्ट मास एनर्जी है, एक जो फोटोन ने उसको प्रोवाइड की, तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, mc स्क्वायर, ठीक है। फिर m क्या है, हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, m will be equals to m naught divided by root 1 minus v square over c square। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ, सबसे पहले एनर्जी का अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में क्या है, आपके पास एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो बिफोर कोलिजन फोटोन और प्लस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी होगी सिस्टम की, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, फोटोन की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी कितनी है बिफोर कोलिजन, h म्यू, प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बिफोर कोलिजन, जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी है, दैट विल बी इक्वल्स टू m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर कोलिजन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h म्यू डैश, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv, that will be equals to kinetic energy plus incident photon की एनर्जी, वो कितनी होगी, mc स्क्वायर। ये इक्वेशन समझ में आई आपको, हेलो, यस मैम आ गई। ठीक है। ये तो Yes, ma'am. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो फोटोन है वो कितने एंगल से स्कैटर होता है, फाई एंगल से स्कैटर होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एंगल से स्कैटर होता है, थीटा एंगल से स्कैटर होता है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हम क्या करेंगे, दो, एक बार एक्स एक्सिस पे अप्लाई करेंगे और एक बार वाई एक्सिस पे अप्लाई करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस फोटोन की जो मोमेंटम है उसका कंपोनेंट क्या होगा, फोटोन कितना एंगल बनाता है, फाई एंगल बनाता है। मोमेंटम कितनी है उसकी, h म्यू डैश बाय c। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या कंपोनेंट बनेगा उसका h म्यू डैश बाय c cos फाई। थीटा के फाई के अलोंग जो कंपोनेंट होगा cos फाई होगा ना, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, साइन का कंपोनेंट होगा। तो इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम का कंपोनेंट क्या होगा, फोटोन की मोमेंटम का कंपोनेंट h म्यू डैश बाय c cos फाई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का कंपोनेंट क्या बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, mv sin phi cos थीटा, sin theta cos थीटा बच्चे, अलोंग थीटा एक्स एक्सिस में। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो थीटा को, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा और एक थीटा के साथ वाला कंपोनेंट। थीटा के साथ कंपोनेंट कौन सा बनता है, cos थीटा बनता है। इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कितनी है, mv, तो कितना हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, mv cos थीटा, ठीक है। cos theta आगे बात समझ में। तो ये देखो इस इक्वेशन में इक्वेशन 1.9 yes देखो, ma'am इक्वेशन 1.9 देखते हैं। तो इंसिडेंट फोटोन की मोमेंटम कितनी है, h म्यू बाय c। बात समझ में आई, फोटोन जो है वो Yes, h म्यू एनर्जी का इंसिडेंट किया था, तो उसकी मोमेंटम कितनी होगी, h म्यू बाय c। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में माना हमने इनिशियली, तो उसकी एनर्जी क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू m नॉट c स्क्वायर। अब वो रेस्ट में है, कोई मोमेंटम करेगा ही नहीं, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, जीरो होगी। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम सिर्फ किसकी वजह से होगी, फोटोन की वजह से होगी। और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की वजह से होगी। तो मोमेंटम कंपोनेंट फोटोन का कितना बना आपका, h म्यू डैश बाय c, h म्यू डैश बाय c cos फाई। और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम का कंपोनेंट कितना बना, mv cos थीटा।
ये समझ में आ गया लोग cos यानी कि along the direction of incident photon. हेलो हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे आगे मैम समझ में? Yes, ma'am. अब y एक्सिस में आप Yes, बताओ ma'am. क्या होगा? y एक्सिस में मोमेंटम क्या बनेगा? साइन थीटा हो जाएगा बस cos के बदले. बिफोर कोलिजन मोमेंटम बताओ क्या होगा? Zero, ma'am. क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट फोटोन है हमने x एक्सिस में इंसिडेंट किया है तो उसका मोमेंटम y एक्सिस में क्या हो गया? बिफोर कोलिजन 0 हो गया. ठीक है? zero और आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा फोटोन का मोमेंटम? आफ्टर कोलिजन देखें फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा अलोंग y एक्सिस? h mu dash by c sin sin pi आ जाए और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव Sin pi. डायरेक्शन में स्कैटर होगा तो माइनस हो जाएगी जो मोमेंटम होगी तो अलोंग y एक्सिस. के लिए ठीक है? mv sin थीटा. yes ma'am म्यूट कर लो बाकी। sin ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास. अब हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं अरेंज करते हैं. थीटा वाली टर्म को एक साइड कर दिया आपने और फाई वाली टर्म को एक साइड कर दिया. तो दो इक्वेशन मिली. अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. ठीक है? तो यहाँ से क्या हुआ इनका स्क्वायर करते हैं. पहले इनका स्क्वायर करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू डैश cos फाई पूरे का स्क्वायर प्लस अब टर्म का स्क्वायर करके ऊपर वाले इक्वेशन में ऐड कर देंगे. m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस h न्यू डैश sin फाई का होल स्क्वायर. ये कर लो ऐड करके. हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनको स्क्वायर करके ऐड कर देना तो आपके पास 1.11 बन जाएगी. ठीक है? अब हम क्या करेंगे एनर्जी की इक्वेशन का यूज करेंगे. जो एनर्जी थी आपकी कंजर्व थी वो वाली इक्वेशन का यूज करेंगे. उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1.12 बन जाएगी. ठीक है? अब जो एनर्जी वाली इक्वेशन है इसमें से जो मोमेंटम वाली इक्वेशन है जिनका स्क्वायर किया हमने यानी कि इक्वेशन 1.12 में से इक्वेशन 1.11 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 1.13. हो जाएगा यहाँ तक? हेलो ठग ले क्या यहाँ तक बच्चों. अब m की वैल्यू पुट करते हैं. m क्या है फाल्गुन बगड़ा बैग में डाल पास? ठा की लेके आ का मतलब मेरा क्यों है ऊपर लेके अरे इसको म्यूट करना कर है. लो ना। हेलो हेलो Yes, ma'am. अब हम Yes, क्या ma'am. करेंगे बच्चों इक्वेशन 1.13 में m की वैल्यू पुट करेंगे. ये m के किसके इक्वल होता है फ्रॉम रिलेटिविस्टिक रिलेशन m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर द रूट. इसको हम क्या करेंगे हमें क्या चाहिए इक्वेशन में m स्क्वायर चाहिए तो क्या कर देंगे इसका m स्क्वायर कर देंगे और कहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1.13 में पुट कर देंगे इसको. ठीक है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. m नॉट स्क्वायर c4 इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर म्यू डैश cos फाई माइनस 1 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश m नॉट c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4. यहाँ से क्या हुआ? हेलो 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 स्टूडेंट्स. Yes, आगे ma'am. करवाओ मैम। ये इक्वेशन समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो m नॉट स्क्वायर c4 से m नॉट स्क्वायर c4 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ दो टर्म बचेंगे आपके पास. ठीक है? ये दो टर्म बच गई. यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है आपके पास 1 बाय म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई. ये क्या होगी इक्वेशन 1.14. यहाँ से स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाई दे रहा है h क्या है कांस्टेंट है, m नॉट भी क्या है कांस्टेंट है जो क्या रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, c भी क्या है कांस्टेंट है. तो ये h अपॉन m नॉट c स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई. ठीक है?
और क्योंकि ये जो Yes, राइट ma'am. साइड है ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पॉजिटिव क्वांटिटी कब बनेगी, व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश। इसका मतलब क्या हुआ, जो म्यू फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, इंसिडेंट फोटोन की, और जो म्यू डैश फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, स्कैटर्ड फोटोन की। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, जो फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस होगी, किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट फोटोन के कंपैरिजन में। तो प्रूव हो गया उसका ये फर्स्ट जो अजम्पशन था। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आपका फाई के। तो सेकंड अजम्पशन भी प्रूव कर दी यहाँ से, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, अगर हम इस रिलेशन को वेवलेंथ के टर्म में कैलकुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, लैम्डा डैश क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, यहाँ पर पुट किया तो लैम्डा डैश बाय सी माइनस यहाँ पर क्या आया, लैम्डा बाय सी, दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये किसके इक्वल हो गया, आपका चेंज इन वेवलेंथ के, वो किसके इक्वल आया, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। इक्वेशन 1.15 समझ में आ गया आपको, हेलो। यस मैम, यस मैम। तो यहाँ से अगर हम स्पेशल केस डिस्कस करें, अगर हम फाई को पाई बाय 2 लेके चले 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या आएगा, cos 90 इज 0, तो चेंज इन वेवलेंथ कितना आ गया, h अपॉन एम नॉट सी। अब हम एम नॉट और सी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक वैल्यू आती है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा सी, दैट इज कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। अब फाई इक्वल्स टू 0 पुट करो तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos 0 1, तो चेंज इन वेवलेंथ कितना आता है हमारे पास, 0 आता है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश। इसका मतलब क्या हुआ, फाई 0 का मतलब फाई क्या है आपका, जो स्कैटर्ड फोटोन इंसिडेंट फोटोन के साथ एंगल बनाता है, इसका मतलब जब स्कैटर्ड फोटोन इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में स्कैटर होएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर होगा, तो उस केस में वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब फाई को 180 डिग्री कर दो, 180 डिग्री करने का मतलब क्या है, फोटोन क्या हुआ, स्कैटर हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड जो इंसिडेंट फोटोन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो तब चेंज इन वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आता है, 0.048 एंगस्ट्रॉम, जो क्या है, डबल है किसका, जब पाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। तो इसका मतलब मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कब होगा, जब फोटोन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, जब क्या है cos फाई, फाई क्या है 0, तो उस केस में वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया। जब पाई क्या है पाई बाय 2, तो उस केस में कितना चेंज आया, 1, यानी कि 0.02 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जब पाई किया हमने तो वो उसका चेंज कितना है, वेवलेंथ में चेंज डबल हो गया पहले के कंपैरिजन में, जब पाई बाय 2 था। तो ये क्या था, वेरिएशन ऑफ फाई, जो वेवलेंथ है फाई के साथ वेरी करती है, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, में आया ma'am. कॉम्पटन इफेक्ट। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. कॉम्पटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया था कि जो स्कैटर्ड फोटोन था, जब फोटो एक्सरे फोटोन को हम इंसिडेंट करते हैं तो जो स्कैटरिंग फोटोन मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें लेस मिलती है। वो प्रूव हो गया आपका। Yes, ma'am. और दूसरा क्या ऑब्जर्व किया था, जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्कैटरिंग एंगल। वो भी प्रूव हो गया आपका, 1 माइनस cos फाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? यस मैम। तो कॉम्पटन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया टू एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट। किस हाइपोथेसिस से, उसने क्या माना, जो कोलिजन होता है वो 2 पार्टिकल कोलिजन होता है, एक्सरेज को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया उसने, फोटोन की तरह ट्रीट किया, तभी वो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। ओके मैम एक बार वो क्या हुआ बच्चों?
मैम वो इक्वेशन एक बार फिर से बताना कि जो फ्रीक्वेंसी है ना स्कैटर्ड फोटोन की, हाँ हाँ, वो वाली इक्वेशन दोबारा बताना एक बार। ये देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। यहाँ पर क्या है 1/μ डैश माइनस 1/μ, ये क्या चेंज इन फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है इंसिडेंट ma'am. फोटोन की फ्रीक्वेंसी, म्यू डैश क्या है स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ये क्या चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है? h अपॉन m नॉट c इसके एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, h भी कांस्टेंट, ma'am. m नॉट भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? ये फाई के हो गया, ठीक है। और राइट Yes, हैंड ma'am. साइड क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से क्या पता चला पॉजिटिव कब बनेगा ये? व्हेन जब एलसीएम ले म्यू माइनस म्यू डैश इज ग्रेटर देन 0, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश, ठीक है। जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। यस मैम। बस हो गया, ठीक है बच्चों। कल आगे कल पढ़ते हैं, ठीक है। आज इतना ही पढ़ना आप। मैम अभी मैम कल की टाइमिंग क्या है? ठीक है, अब मैं स्टॉप कर रही हूँ। मैम आप ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दोगे क्या? ठीक है बेटा, कर देंगे। ठीक है बच्चों।